नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस दौर में जब दिल्ली की गलियों में राजपूती तलवारों की खनक गूंजा करती थी, जब धरती का हर कोना वीरता की कहानियों से भरा था। और उन्हीं वीरों में एक नाम था, सम्राट पृथ्वीराज चौहान। एक ऐसा योद्धा जिसकी शौर्य गाथा आज भी राजपूताना के कण कण में गूंजती है। कहानी शुरू होती है 12वीं सदी के उत्तरार्ध से। वह समय जब भारत का उत्तर भाग कई शक्तिशाली राजपूत वंशों में बंटा हुआ था। अजमेर और दिल्ली पर चौहान वंश का शासन था और इसी वंश में 1166 ईस्वी में जन्म हुआ पृथ्वीराज का, एक ऐसे बालक का जिसकी किस्मत उन्हें सिर्फ राजा नहीं बल्कि दंत कथा बनाने वाली थी। पृथ्वीराज के पिता राजा सोमेश्वर चौहान अजमेर के शासक थे, एक संतुलित, नीति निपुण और अपने राज्य की व्यवस्था को दृढ़ता से संभालने वाले राजा। उनकी माता कमला देवी कन्नौज के महान गहड़वाल वंश से थीं, एक सुसंस्कृत, गुणवान और अत्यंत तेजस्वी रानी। कहा जाता है कि पृथ्वीराज का साहस पिता से और बुद्धिमत्ता माता से विरासत में मिली थी। बचपन से ही पृथ्वीराज साधारण नहीं थे। इतिहासकार लिखते हैं कि वे 4-5 वर्ष की आयु में ही अपने उम्र के बच्चों से कहीं अधिक चपल, तेज और बौद्धिक रूप से विकसित थे। महल के शिक्षक अक्सर कहा करते, यह बालक कल भारत का सूरज होगा। उनके लिए विशेष गुरुकुल तैयार किया गया, जहां उन्हें युद्ध कला, अश्वचालन, धनुर्विद्या, राजनीति, रणनीति और दार्शनिक अध्ययन कराया गया। वे शिक्षा में भी इतने तेज थे कि जो विद्या दूसरे राजकुमारों को वर्षों में सिखाई जाती थी, उसे वे महीनों में ही आत्मसात कर लेते थे। कहा जाता है कि वे एक बार किसी विषय को पढ़ लेते तो फिर उसे भूलते नहीं थे। उनका सबसे प्रिय विषय था शस्त्र विद्या। छोटी उम्र में ही वे अलग अलग प्रकार के धनुष चलाने में पारंगत हो गए थे। कई बयानों में आता है कि 8 से 9 साल की उम्र में ही वे चलती घोड़ी पर से निशाने पर बाण मार देते थे। धीरे धीरे उनके अंदर एक स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता विकसित होने लगी। राज्य के मंत्रियों को भी समझ आने लगा कि यह बालक किसी बड़ी नियति के लिए पैदा हुआ है। लेकिन नियति ने उनके बचपन को सामान्य रहने नहीं दिया। जब पृथ्वीराज लगभग 11 वर्ष के थे, उनके पिता राजा सोमेश्वर का देहांत हो गया। अचानक पूरे राज्य पर संकट छा गया। अजमेर का सिंहासन खाली था और उत्तर दिशा में बाहरी आक्रमणों का खतरा भी बढ़ रहा था। ऐसे समय में मात्र 11 वर्षीय पृथ्वीराज को राजा घोषित किया गया। यह उम्र आम बच्चों के खेलने कूदने की होती है, लेकिन पृथ्वीराज को इसी उम्र में राजपाट संभालना पड़ा। राज्य के वरिष्ठ मंत्री, विशेषकर महावत खान और पिथौर रॉय ने उन्हें शासन में मार्गदर्शन दिया, मगर निर्णय लेने की क्षमता पृथ्वीराज में खुद थी। कच्ची उम्र के बावजूद वे न्याय, साहस और दृढ़ता से फैसले लेते थे। पूरे राजपट में चर्चा होने लगी, नया राजा छोटा है पर उसकी बुद्धि उम्र से कहीं आगे है। पृथ्वीराज जैसे जैसे युवा होते गए, उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी। उनका व्यक्तित्व तेजस्वी था, मजबूत कद काठी, तीखी आंखें और राजपूती गौरव से भरा हुआ चेहरा। वे विद्वानों का सम्मान करते, जनता के दुख दर्द सुनते और सैनिकों के साथ सामान्य मनुष्य की तरह रहते। एक राजा की यह विशेषता उन्हें जनता के दिलों में बसाती चली गई। उन्हीं दिनों दिल्ली पर तोमर वंश का शासन कमजोर पड़ रहा था। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की रक्षा और शासन को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन राज्य लगातार संघर्षों का सामना कर रहा था। अनंगपाल ने पृथ्वीराज की योग्यता देखकर उन्हें दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया। हालांकि राजनीतिक रूप से यह फैसला सरल नहीं था, मगर अनंगपाल जानते थे कि उनकी वंशावली को आगे एक मजबूत शासक की जरूरत है। कुछ राजपूत स्रोतों में यह उल्लेख मिलता है कि पृथ्वीराज को दिल्ली का सिंहासन सौंपते समय अनंगपाल ने उनसे कहा, हे वीर पुत्र, इस राजधानी की रक्षा अब तुम्हारे हाथों में है। इस पर कभी भी दुश्मन की छाया नहीं पड़नी चाहिए। इस प्रकार अजमेर के साथ साथ दिल्ली भी पृथ्वीराज के शासन में आ गई। अब वे उत्तरी भारत के सबसे बड़े और शक्तिशाली राजाओं में शामिल हो चुके थे और यह बात उनके पड़ोसी राज्यों को बेचैन करने लगी। पृथ्वीराज ने दिल्ली को संगठित किया,
सेनाओं को मजबूत किया, नए किलों का निर्माण कराया और पुराने किलों की मरम्मत कराई। उन्होंने राजधानी की आर्थिक व्यवस्था को भी पुनर्जीवित किया। व्यापारियों को सुरक्षा, किसानों को राहत और सेना को नए शस्त्र दिए गए। उनके शासन में दिल्ली और अजमेर दोनों ही समृद्ध होने लगे। उधर दूसरे राजपूत राजघराने भी पृथ्वीराज की शक्ति को महसूस करने लगे थे। जहां कई राज्य पृथ्वीराज से मैत्री चाहते थे, वहीं कुछ राजा उन्हें प्रतिद्वंद्वी की तरह देखते थे। मगर पृथ्वीराज के अंदर राजपूती स्वाभिमान था। वह लड़ाई सिर्फ उन्हीं से करते जो जनता या धर्म को नुकसान पहुंचाते या विश्वासघात करते। इसी दौरान उनकी बहादुरी की गाथाएं दूर दूर तक फैलने लगी। व्यापारी, कवि, यात्री और दूसरे राज्यों के राजदूत उनके साहस की कहानियां सुनाते थे। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज के पास 100 से अधिक प्रशिक्षित हाथी, हजारों घोड़े और लाखों की सेना थी। चौहान वंश का ध्वज इतना ऊंचा उठा कि दिल्ली का नाम दुर्गाधिपति पिठौरा की दिल्ली के रूप में प्रसिद्ध हो गया। पृथ्वीराज जब लगभग 18 वर्ष के हुए, तब उनकी वीरता की चर्चा अफगानिस्तान और गजनी तक पहुंच चुकी थी। वहीं पैदा हुआ था उनका सबसे बड़ा शत्रु, मोहम्मद गौरी। गौरी का विस्तारवादी स्वभाव और भारत पर शासन करने की लालसा धीरे धीरे पृथ्वीराज चौहान की शक्ति से टकराने वाली थी। लेकिन वह अध्याय आगे आएगा। दिल्ली और अजमेर में पृथ्वीराज की शक्ति जितनी बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से उनका नाम कन्नौज, मालवा, गुजरात और बनारस जैसे राज्यों तक भी पहुंच रहा था। उनकी वीरता के गीत फैले तो साथ ही दिल्ली के दरबारों में उनकी सुंदरता और व्यक्तित्व की भी चर्चा होने लगी। कहा जाता है कि पृथ्वीराज की आंखों में एक ऐसा तेज था जिसे देखकर सेनापति भी प्रेरित हो जाते थे, और उनकी मुस्कान में एक ऐसा आत्मविश्वास था जो किसी भी सभा को प्रभावित कर सकता था। इन्हीं चर्चाओं के बीच कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता पहली बार पृथ्वीराज के नाम से परिचित हुई। संयोगिता कन्नौज के महाराजा जयचंद की पुत्री थी। अत्यंत रूपवती, बुद्धिमती और काव्य प्रेमी। कहा जाता है कि वह बचपन से ही राज दरबार में गवाए जाने वाले शौर्य गीतों को बड़े ध्यान से सुना करती थी। एक दिन एक कवि ने दिल्ली के राजा पृथ्वीराज की वीरता और गुण का वर्णन किया। उस कवि की पंक्तियों में पृथ्वीराज को रणबांका शेर कहा गया। वही दिन था जब संयोगिता के मन में एक जिज्ञासा जागी कि आखिर कौन है यह पृथ्वीराज जिसकी वीरता की चर्चा पूरे उत्तर भारत में गूंज रही है। समय बीता और पृथ्वीराज की ख्याति कन्नौज तक और भी फैलने लगी। कन्नौज के दरबार में कई बार दिल्ली से आए दूतों ने पृथ्वीराज के युद्ध कौशल, उनकी सभाओं, उनके फैसलों और जनता के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख किया। धीरे धीरे संयोगिता के मन में उनका एक आदर्श रूप बनता गया। कहा जाता है कि राजकुमारी महल की चित्रशाला में स्वयं पृथ्वीराज का चित्र बनवाती थी और कभी कभी अकेले में चुपचाप उसे निहारती थी। वह चित्र उनके मन में एक ऐसा स्थान बनाने लगा जो केवल एक राजा के लिए नहीं, बल्कि एक वीर, एक आदर्श और एक भविष्य के जीवन साथी के लिए था। इधर पृथ्वीराज भी संयोगिता के विषय में धीरे धीरे सुनने लगे थे। कन्नौज के व्यापारियों और कवियों ने बताया था कि संयोगिता कितनी तेजस्वी, सुंदर और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली राजकुमारी है। पृथ्वीराज ने इस बात को कभी खुलकर व्यक्त नहीं किया, परंतु उनके मन में भी संयोगिता का चित्र बनने लगा। यह वह समय था जब बिना एक दूसरे को देखे, बिना मुलाकात किए, केवल सुनी सुनाई बातों और गीतों के आधार पर दोनों के हृदय एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे। मगर एक समस्या थी, राजनीति। कन्नौज और दिल्ली के बीच रिश्ते कई वर्षों से संवेदनशील थे। जयचंद को लगता था कि दिल्ली पर उनका अधिकार होना चाहिए था, लेकिन उसे चौहानों ने ले लिया। दूसरी ओर पृथ्वीराज का बढ़ता हुआ साम्राज्य जयचंद को मुश्किल में डाल रहा था। कन्नौज के राजा की महत्वाकांक्षा थी कि वह उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बने, लेकिन दिल्ली के रूप में उसके सामने एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी खड़ा था जिसे हराना आसान नहीं था। इसीलिए जयचंद के मन में पृथ्वीराज के प्रति एक प्रकार की शत्रुता पनपने लगी। जब संयोगिता ने अपने पिता से एक दिन साहस करके कहा कि वह पृथ्वीराज को पसंद करती है और उनसे विवाह करना चाहती है, तो जयचंद
क्रोधित हो उठे। उन्हें यह लगा कि पृथ्वीराज उनकी सत्ता की राह में सबसे बड़ा अवरोध है और अब उनकी पुत्री भी उसी को चुनना चाहती है। उन्होंने न केवल इस विवाह से इनकार किया, बल्कि निर्णय लिया कि वह संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन करेंगे। ऐसा भव्य स्वयंवर जिसमें पृथ्वीराज को आमंत्रित ही नहीं किया जाएगा। यह आयोजन केवल विवाह के लिए नहीं, बल्कि पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा था। कन्नौज में हजारों दीप जल रहे थे। महलों को फूलों से सजाया गया। भारत के कई राजघराने इस स्वयंवर में आमंत्रित किए गए। गुजरात के सोलंकी, मालवा के परमार, बंगाल के सेन वंश के राजकुमार तक वहां उपस्थित थे। लेकिन स्वयंवर के द्वार पर पृथ्वीराज का नाम लिखने के बजाय जयचंद ने उनके लिए एक अपमानजनक संकेत रखा। एक विशाल काठ का प्रतिमा स्तंभ जिस पर पृथ्वीराज की मूर्ति रखी गई थी। यह मूर्ति अतिथि के रूप में नहीं, बल्कि मजाक के रूप में खड़ी की गई थी। इसे देखकर अन्य राजा मुस्कुराते हुए कहते, लगता है कन्नौज का राजा अपने सबसे बड़े शत्रु का मजाक बना रहा है। लेकिन संयोगिता के लिए यह दृश्य एक आघात था। वह स्तंभ उनके लिए अपमान नहीं, बल्कि एक संकेत था कि उनके पिता पृथ्वीराज को न केवल नापसंद करते हैं, बल्कि उन्हें तुच्छ दिखाना चाहते हैं। जैसे ही संयोगिता स्वयंवर की सभा में आई, सबकी नजरें उन पर टिक गईं। वह तेजस्वी थी, रानी के अंदाज में चलती हुई, लेकिन आंखों में एक तूफान ली। सभा में बैठे राजकुमार एक एक करके आगे बढ़ते, उम्मीद करते कि संयोगिता उनकी गर्दन में माला डाल देगी। लेकिन संयोगिता का ध्यान केवल एक दिशा में था, उस प्रतिमा स्तंभ पर। वह स्तंभ जिसमें पृथ्वीराज की मूर्ति खड़ी थी, वही पृथ्वीराज जिसे वह मन से अपना मान चुकी थी। सभा में सन्नाटा तब छा गया जब संयोगिता ने किसी राजकुमार के पास रुकने के बजाय सीधे उस स्तंभ की ओर कदम बढ़ाए। लोग स्तब्ध रह गए। राजघराने के लोग फुसफुसाने लगे, क्या यह सच में वही करने जा रही है जिसका अनुमान हम लगा रहे हैं? और फिर इतिहास का सबसे प्रसिद्ध क्षण घटा। संयोगिता ने जाकर उसी प्रतिमा को माला पहना दी। सभा में हड़कंप मच गया। जयचंद का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। हजारों लोगों के सामने उनकी पुत्री ने उनके सबसे बड़े शत्रु को अपना स्वामी चुन लिया था। लेकिन यह केवल प्रेम का क्षण नहीं, बल्कि पृथ्वीराज की वीरता की परीक्षा का समय भी था। क्योंकि जैसे ही संयोगिता ने प्रतिमा पर माला डाली, उसी क्षण स्वयंवर के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज गूंज उठी। पृथ्वीराज स्वयं अपनी सेना के साथ वहां पहुंच चुके थे। कहा जाता है कि उन्होंने कन्नौज के द्वार पर खड़े होकर गर्जना की। संयोगिता, तुमने मुझे चुना है। और पृथ्वीराज अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटता। उन्होंने अपने घोड़े पर चढ़कर महल के अंदर प्रवेश किया। सैनिकों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि पृथ्वीराज के सामने तलवार उठा सके। पूरी सभा के सामने पृथ्वीराज ने संयोगिता का हाथ थामा और अपने साथ ले जाने लगे। जयचंद ने क्रोध में आदेश दिया, इन्हें रोको, यह अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन उनके सैनिकों में इतना साहस नहीं था कि पृथ्वीराज चौहान की गर्जना का सामना कर सके। इसी तरह पृथ्वीराज संयोगिता को अपनी सेना के साथ लेकर कन्नौज से निकल गए। जनता के बीच यह दृश्य कई वर्षों तक याद रखा गया, मानो कोई महाकाव्य जीवंत हो उठा हो। इस घटना ने पूरे उत्तर भारत में चौहान वंश की प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया। लेकिन साथ ही यह जयचंद और पृथ्वीराज के बीच घोर शत्रुता की शुरुआत भी बना। अब कन्नौज और दिल्ली के बीच एक दरार पैदा हो चुकी थी, और इतिहास गवाह है कि इसी दरार का लाभ उठाने के लिए एक और शक्ति अफगानिस्तान की पर्वतीय सीमाओं पर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। वह शक्ति थी मोहम्मद गौरी। उत्तर भारत की धरती पर जहां राजपूत साम्राज्यों का विस्तार बढ़ रहा था, वहीं अफगानिस्तान के रगड़ पर्वतों और किलों में एक नई शक्ति अपनी महत्वाकांक्षा को धार दे रही थी, मोहम्मद गौरी। गजनी के गिरते साम्राज्य के बाद घूर राजवंश, घुरिड एम्पायर, ने धीरे धीरे अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू किया। मोहम्मद गौरी का व्यक्तित्व महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ था। वह केवल युद्ध करना नहीं चाहता था, वह राज्यों को वश में करना चाहता था।
और उसकी निगाहें सबसे पहले भारत की समृद्धि पर थी। भारत उसके लिए केवल धन का स्रोत नहीं था, यह उसके साम्राज्य के विस्तार का विशाल द्वार था। पर एक समस्या थी। इस द्वार की रक्षा जिस राजा के हाथों में थी, वह कोई साधारण शासक नहीं था। वह था पृथ्वीराज चौहान। गौरी पहली बार 1175 में भारत की सीमा पर आया और मुल्तान, पिंधारी और ऊंच के आसपास छोटे छोटे राज्यों को हराकर आगे बढ़ा। वह अपनी सफलता से उत्साहित था। उसे लगा कि भारत के राजपूत विमर्श और राजनीति में उलझे हुए हैं और उन पर हमला करना आसान होगा। लेकिन उसने यह नहीं समझा था कि उत्तर भारत का सिंहासन संभाल रहे पृथ्वीराज जैसे योद्धा केवल शासक नहीं, बल्कि युद्ध भूमि के देवता माने जाते हैं। गौरी का पहला बड़ा अभियान था 1178 में गुजरात पर चढ़ाई करना। लेकिन अचंभा तब हुआ जब गुजरात के बालक राजा मूलराज द्वितीय की सेना ने गौरी को बुरी तरह पराजित कर दिया। इस हार से गौरी की महत्वाकांक्षा टूटी नहीं, बल्कि और कठोर हो गई। उसने समझ लिया कि राजपूत राज्यों को हराना आसान नहीं, जब तक वह व्यक्तिगत रूप से अपनी सेना का नेतृत्व न करे। अगले कई वर्षों तक गौरी ने अपने साम्राज्य को मजबूत किया, नए सैनिक भर्ती किए और अपने भाई गियासुद्दीन के साथ रणनीति बनाता रहा। लेकिन उसके मन में एक ही विचार था, दिल्ली और अजमेर पर अधिकार। क्योंकि जिसने दिल्ली जीत ली, उसने उत्तर भारत को जीत लिया। उधर पृथ्वीराज दिल्ली और अजमेर की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे थे। संयोगिता के साथ उनका विवाह राजपूताना की प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया था। लेकिन इस विवाह ने जयचंद के मन में जो आग जलाई थी, उसका धुआं धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत की हवा में फैलने लगा। जयचंद अब पृथ्वीराज का खुला शत्रु बन चुका था। इसी बीच गौरी ने एक और अभियान की तैयारी शुरू की। उसने सिंध और पंजाब की ओर अपना मार्ग बनाना शुरू किया ताकि दिल्ली पर हमला आसान हो। पंजाब का महत्वपूर्ण किला लाहौर उसके मार्ग में था, जो उस समय खुसरो मलिक के अधीन था। गौरी ने पहले लाहौर को अपनी अधीनता में लिया और फिर धीरे धीरे दिल्ली की ओर बढ़ता गया। यह वह समय था जब भारत में पांव पांव खबर फैलती थी, लेकिन जब युद्ध की आहट दूर से आती थी तो हवा भी बेचैन हो जाती थी। खबर दिल्ली पहुंची, गौरी एक विशाल सेना के साथ आगे बढ़ रहा है। राजपूत सभाएं बुली गई, दिल्ली की दीवारों पर सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। पूरे राजपूताना से राजपूत वीर पृथ्वीराज के ध्वज तले इकट्ठे होने लगे। नागौर, मारवाड़, अजमेर और कई छोटे छोटे क्षत्रिय वंश अपने अपने सरदारों के साथ दिल्ली पहुंचे। यह वह क्षण था जब राजपूत एकता अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी। पृथ्वीराज ने स्वयं सेना का निरीक्षण किया। अश्वारोही, धनुर्धर, भालाधारी, हाथियों पर सवार वीर और ढाल भाला लिए हुए पैदल योद्धा, उनकी आंखें युद्ध की आग से चमक रही थी। और फिर तराइन का मैदान चुना गया। तराइन, जो आज के हरियाणा में स्थित था, एक विशाल खुला क्षेत्र था, युद्ध के लिए परफेक्ट। पृथ्वीराज ने जानबूझकर मैदान चुना था क्योंकि राजपूत सेना की ताकत खुली भूमि में सबसे अधिक थी, जबकि गौरी की सेना पहाड़ों और संकरे रास्तों में लड़ने की आदी थी। 1191 का वह दिन, जब सूरज भी मानो अपना उजाला रोक नहीं पा रहा था। दूसरी ओर गौरी खानापुरी चतुराई से अपनी सेना को सुसज्जित कर रहा था। उसकी सेना तेजी से चलने वाले तुर्क अश्वारोही धनुर्धरों से भरी थी। वह जानता था कि राजपूतों के पास भारी घोड़े और हाथी है, लेकिन तुर्की घुड़सवार अपनी गति और लचीलापन से मैदान में बड़ा फर्क डाल सकते हैं। लेकिन जो बात गौरी नहीं समझता था वह यह कि राजपूत युद्ध में केवल जीतने के लिए नहीं उतरते, वे मरने के लिए भी तैयार आते हैं। युद्ध का आरंभ हुआ। राजपूतों के नगाड़े गूंजने लगे। हथियारों की चमक सूरज को चीरती हुई निकल रही थी। हजारों घोड़ों के खुर से धरती कांप रही थी। पृथ्वीराज ने सबसे आगे बढ़कर अपनी तलवार उठाई और अपनी सेना को पुकारा। आज इस धरती पर चौहान वंश की गरिमा का प्रश्न है। आज हम यह सिद्ध करेंगे कि भारत की धरती किसी विदेशी को कभी झुककर नहीं देखेगी। जैसे ही वे आगे बढ़े, पूरा राजपूताना गर्जना करते हुए तीरों की वर्षा करने लगा। राजपूत योद्धाओं ने अपने भारी घोड़ों के साथ तुर्की हल्की कैवलरी को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। गौरी की सेना कुछ हद तक संगठित थी,
लेकिन राजपूतों की एकजुटता और जोश उनके लिए भारी पड़ गया। युद्ध के मध्य में पृथ्वीराज के प्रमुख सेनापति ने घेरा तोड़कर गौरी को चुनौती दी। गौरी घायल हो गया। इतिहास कहता है कि राजपूत सैनिकों ने उसे घेर लिया था और वह युद्ध भूमि पर मर जाता अगर उसका एक गुलाम उसे घोड़े पर बैठाकर युद्ध भूमि से निकाल न ले जाता। यह गौरी की पहली बड़ी हार थी। यह केवल हार नहीं, उसके अहंकार पर एक गहरा प्रहार था। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के मैदान में गौरी को हराकर यह संदेश दे दिया कि भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाला अभी जीवित है और चौहान वंश की तलवार अभी तेज है। दिल्ली में विजय का उत्सव मनाया गया। कवियों ने पृथ्वीराज की जय जयकार की। संयोगिता ने विजेता राजा का स्वागत दीपों और फूलों से किया। लेकिन यह विजय कहानी का अंत नहीं थी, बल्कि यह केवल पहली लड़ाई थी। गौरी की प्रतिष्ठा को नष्ट करने वाली इस हार ने उसके भीतर एक ऐसा विष भर दिया था जिसका प्रतिशोध वह किसी भी कीमत पर लेना चाहता था। और यह प्रतिशोध फिर से तराइन के उसी मैदान में लौटेगा, लेकिन अगले वर्ष नहीं, कुछ समय बाद। और उस दिन भारत का इतिहास बदल जाएगा। तराइन के पहले महान युद्ध में मिली करारी हार मोहम्मद गौरी के लिए केवल एक सैन्य पराजय नहीं थी। यह उसकी प्रतिष्ठा, उसके साम्राज्य और उसके अहंकार पर पड़ा गहरा घाव थी। वह युद्ध भूमि से किसी तरह भागकर अपने शिविर में पहुंचा तो उसका चेहरा क्रोध से तप रहा था। उसकी आंखों में वह अपमान तैर रहा था जो उसे हजारों सैनिकों के सामने झेलना पड़ा था। कहा जाता है कि युद्ध में घायल होने के बाद उसे जब अपने तंबू में ले जाया गया तो उसने जो पहली बात कही वह यह थी, मैं भारत की धरती पर लौटा हूं केवल इसीलिए कि अपनी हार का बदला लेकर जाऊंगा। अगर पृथ्वीराज ने मुझे जिंदा छोड़ा है तो उसने अपनी गलती खुद लिख दी है। उस दिन गौरी के मन में बदले की ज्वाला इतनी गहरी जल उठी कि उसने रात को अपने सामंतों और सेनापतियों की मीटिंग बुलाकर शपथ ली कि जब तक वह दिल्ली को नहीं जीत लेता, चौहान वंश के ध्वज को नहीं गिरा देता, वह चैन से नहीं बैठेगा। उसने अपनी हार के कारणों का विश्लेषण किया। उसे समझ आया कि राजपूत सेनाएं शक्ति और शौर्य में आगे थीं, लेकिन युद्ध रणनीति में वह लचीली नहीं थी। राजपूत युद्ध को सम्मान का संघर्ष मानते थे, जबकि गौरी युद्ध को रणनीति और धोखे का खेल मानता था। इसलिए उसने अपने साम्राज्य में लौटते ही 3 साल तक लगातार सेना बढ़ाने का कार्य किया। उसने तुर्की और खुरासान के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों को बुलाया। ऊंटों पर सवार तीरंदाज तैयार किए, हल्के घोड़े, तेज रफ्तार वाली कैवलरी और नए युद्ध उपकरण खरीदे गए। उसने रातों रात एक ऐसी सेना तैयार कर दी जो संख्याओं में भी बड़ी हो और गतिशीलता में भी अत्यधिक तीव्र। दूसरी ओर दिल्ली और अजमेर में वातावरण पूरी तरह अलग था। तराइन की जीत के बाद पृथ्वीराज का गौरव अपने चरम पर पहुंच चुका था। दरबार में गायक उनकी विजय के गीत गाते और राजपूत सरदार इस जीत को अंतिम जीत मानकर उत्सव में मग्न थे। परंतु इतिहास गवाह है कि कभी-कभी जीत का उत्साह मनुष्य को असली खतरे से दूर कर देता है। यह समय था जब पृथ्वीराज को सीमाओं को और मजबूत करना चाहिए था, सेना को बढ़ाना चाहिए था और उत्तर पश्चिम दिशा पर कड़ी नजर रखनी चाहिए थी। लेकिन उनके आसपास के कुछ दरबारी, कुछ छोटे सामंत और कुछ प्रतिद्वंद्वी राजा इस युद्ध को एक समाप्त अध्याय मान बैठे थे। इसी बीच सबसे बड़ा झटका था राजपूत संघ का टूटना। पहले युद्ध में पृथ्वीराज को जो विशाल समर्थन मिला था वह दूसरे युद्ध से पहले वैसा नहीं रहा। कुछ राजपूत सरदारों ने कहा, गौरी अब कभी वापस नहीं आएगा। कुछ ने कहा, हमने उसे हरा दिया है, अब वह भारत की ओर देखना भी नहीं चाहेगा। और सबसे बड़ी समस्या कन्नौज। जयचंद के मन में पृथ्वीराज के प्रति वैमनस्य अभी भी वैसा ही था जैसा संयोगिता के स्वयंवर के दिन था। अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए राजपूत एकता जरूरी थी, लेकिन कन्नौज और दिल्ली के बीच की कटुता ने इस एकता को कमजोर कर दिया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और 1192 का वर्ष आया, वह वर्ष जिसने भारतीय इतिहास की धारा को सदा के लिए मोड़ दिया। मार्च के महीने में खबर आई कि गौरी अपनी विशाल सेना के साथ भारत की ओर बढ़ रहा है। इस बार उसकी सेना पहले से दोगुनी थी, लगभग 1 लाख सैनिकों की, जिनमें तुर्की अश्वारोही
ऊंट धनुर्धर, तेज भाले वाले घुड़सवार और कई घातक तीरंदाज शामिल थे। गौरी स्वयं सेना का नेतृत्व कर रहा था। जैसे जैसे गौरी भारत की सीमा के पास आया, दिल्ली में चिंता बढ़ने लगी। पृथ्वीराज के सेनापति चौहान दरबार में एकत्र हुए। दल, कबीले और उपराजाओं से संदेश भेजा गया कि वे अपनी सेना लेकर दिल्ली पहुंचे। लेकिन जो एकता पहले युद्ध में थी, वह इस बार नहीं बन पाई। फिर भी पृथ्वीराज ने अपने सबसे विश्वसनीय योद्धाओं जैसे कि चंद्रबराई, गोविंदराज और कई अन्य चौहान सरदारों को लेकर तराइन की दिशा में प्रस्थान किया। तराइन का वही मैदान, वही धरती, वही हवा जो 1 साल पहले चौहान की विजय की गवाह बनी थी, अब फिर से युद्ध की आग से भरने वाली थी। लेकिन इस बार हालात अलग थे। गौरी ने अपनी सेना को कई भागों में बांट रखा था। मुख्य सेना सामने थी, लेकिन उसकी तरफ से लगातार तीरों की तेज वर्षा होती रही। तुर्की घुड़सवार अचानक हमला करते और फिर तुरंत पीछे हट जाते। वे राजपूतों को एक ही जगह पर खड़ा रखकर थकाने की रणनीति अपना रहे थे। दूसरी तरफ राजपूत भारी कवच पहनकर हाथियों और भारी घोड़ों के साथ जंग लड़ रहे थे। उनकी गति सीमित थी, लेकिन उनके वार बहुत शक्तिशाली थे। युद्ध कई घंटे चलता रहा। धरती पर धूल, खून और तीरों की छाया छा गई। लेकिन जब सूर्य ढलने लगा, गौरी ने वह चाल चली जो इतिहास में दर्ज हो गई। उसने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। राजपूतों ने सोचा कि गौरी फिर हार रहा है और पीछे हट रहा है। उन्होंने जीत का हल्ला किया और अपने गठन को ढीला कर दिया। इसी क्षण गौरी ने पीछे हटते हुए अपने सैनिकों को अचानक मुड़कर तीरों की बौछार करने का आदेश दिया। पीछे हटने का खेल केवल एक छल था। राजपूत सेना का गठन टूट चुका था। जो पहले संगठित होकर लड़ रहे थे, अब अलग अलग टुकड़ों में बंटने लगे। नंगी आंखों से भी साफ दिखाई दे रहा था, रणनीति की यह बाजी गौरी के हाथ में जा रही है। गौरी ने तुरंत अपनी रिजर्व कैवलरी को आगे भेजा। तेज गति, हल्के कवच, हाथों में तुर्की धनुष। उन्होंने राजपूतों पर चारों दिशाओं से हमला किया। राजपूत वीरों ने पूरी ताकत से शौर्य दिखाया, लेकिन रणनीति और गति के इस खेल में वे घिरते चले गए। युद्ध के अंतिम क्षणों में पृथ्वीराज स्वयं रणभूमि में उतरे। उनकी तलवार की धार अभी भी वैसी ही चमक रही थी जैसे पहली लड़ाई में। लेकिन संगठित सेना का अभाव, आसपास के कई राजवंशों की अनुपस्थिति और गौरी की चतुराई इस बार भारी पड़ गई। अंततः युद्ध भूमि पर घिरे पृथ्वीराज को पकड़ लिया गया। वह पराजित नहीं थे, वे केवल परिस्थितियों से हार गए थे। उनकी वीरता आज भी वैसी ही थी, परंतु साथ देने वाली सेना वैसी नहीं रह गई थी। युद्ध भूमि की धूल में भारत का एक महान अध्याय खत्म हो गया। गौरी ने दिल्ली और अजमेर पर अपनी छाया फैला दी और पृथ्वीराज को बंदी बनाकर घूर साम्राज्य की ओर ले जाया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अगला अध्याय भारत की सबसे प्रसिद्ध, सबसे रोमांचक और सबसे भावनात्मक घटनाओं में से एक है। तराइन के दूसरे युद्ध में पराजय के बाद पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने बंदी बना लिया। उसे और उसके विश्वसनीय सेनापति चंद्रबरदाई को घोड़े पर बिठाकर गजनी ले जाया गया। वहां पहुंचने पर गौरी ने अत्यंत क्रूरता दिखाई। उसने पृथ्वीराज की दोनों आंखें निकाल दी ताकि वह फिर कभी युद्ध में भाग न ले सके। इसके बाद पृथ्वीराज को अपमानित करने और अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए गौरी ने एक भव्य आयोजन आयोजित किया। उसने अपने मंत्रियों और दरबारियों को आदेश दिया कि वे पृथ्वीराज के ऊपर हंसे और उसका उपहास करें, ताकि उसकी वीरता का प्रतीक तार तार हो जाए। लेकिन चंद्रबरदाई, जो हमेशा अपने राजा की सूझबूझ और वीरता के प्रतीक रहे, वहां उपस्थित थे। उन्होंने गौरी से कहा, मेरा राजा शब्द भेदी बाण चला सकता है। यह सुनते ही मोहम्मद गौरी चकित रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि अंधा राजा अब भी निशाना साध सकता है। चंद्रबरदाई ने स्पष्ट किया कि राजा पृथ्वीराज चौहान केवल आवाज सुनकर निशाना लगा सकता है। गौरी ने पूरे आयोजन के मैदान में इंतजार करवाया और तय किया कि जैसे ही वह आदेश देगा, पृथ्वीराज तीर चलाए। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के पास गए और धीरे से कहा, राजन, निशाना सीधे सुल्तान पर लगाना है, घंटी की आवाज पर नहीं। जैसे ही मैं आपको दिशा और दूरी बताऊं, आप तीर छोड़ देना। जैसे ही आदेश आया और घंटी बजाई गई,
चंद्रबरदाई ने निर्देश दिए, 4 बांस 24 गज, अंगुल प्रमाणता ऊपर सुल्तान है, मत चूको। चौहान। पृथ्वीराज ने धनुष ताना और चंद्रबरदाई की आवाज के अनुसार तीर छोड़ा। वह तीर सीधे मोहम्मद गौरी के सिर में जाकर लगा। गौरी वहीं मर गया और उसका दरबार स्तब्ध रह गया। इस वीरता और अटल शौर्य के क्षण के बाद पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने अपने अंतिम बलिदान का समय पाया। उन्होंने केवल अपने सम्मान और धर्म की रक्षा नहीं की, बल्कि अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर इतिहास में अमरता प्राप्त की। उनके साहस, वीरता और रणनीति ने यह साबित कर दिया कि वीरता और बुद्धिमत्ता से ही इतिहास लिखा जाता है। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई का नाम शाश्वत वीरता, अटल साहस और भारत की अमर गाथाओं का प्रतीक बन गया। उनकी कहानी आज भी हर भारतीय के हृदय में जीवित है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। अगर आपको पृथ्वीराज चौहान की यह वीर गाथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, इतिहास प्रेमियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।